नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो पिछले वाले ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था रिसोर्स प्लानिंग तक। तो रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब अलग अलग जगह में जो अलग अलग तरह के रिसोर्स वेरिएशन से देखे जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हमने पढ़ा था, उनको हम कैसे करके हम लोग मतलब डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करके उनका सेक्शंस बना सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्यों ज़रूरी है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि एक जगह में एक रिसोर्स मिलता है तो वो दूसरे जगह के लोगों के लिए भी काम में आना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स जो होता है वो पूरे कंट्री के लोगों के लिए होता है। और एक रिसोर्स जो अगर दूसरे कंट्री में जा रहा है तो ऐसे करके पूरे वर्ल्ड के लिए एक तो रिसोर्स होना चाहिए, जिसमें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी मामला आता है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का अगर बात करें तो यहाँ पे 10 टू स्टेप्स आता है। मतलब पहला स्टेप्स तो हुआ जो सर्वेइंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्स। मतलब सर्वे करना पड़ेगा कि कौन से जगह में कौन सा रिसोर्स मिल रहा है और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी को हमें मेज़र करना पड़ेगा, मतलब एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। मतलब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना जिससे से कि टेक्नोलॉजी के साथ वो रिसोर्स को हम लोग बाइंड कर पाएँ और उसका बेस्ट यूज़ जो हम कर पाएँ। फिर उसके बाद क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप। मतलब जो जैसे फैक्ट्रीज हो गया या फिर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, जिसमें कि रिसोर्स कैसे यूज़ करना है, उसका कॉन्सर्व कैसे करना है, उसे प्रिजर्व कैसे करना है, मतलब उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना कैसे है, सस्टेनेबल यूज़ कैसे करना है, वो सब भी हमें चाहिए। तो उसके बाद क्या आता है कि ये सब जो कॉन्सर्टेड एफर्ट्स होता है, इससे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। लेकिन आजकल के डेवलपमेंट में अगर हम क्या करें, जो पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है एक गवर्नमेंट 5 ईयर्स का लेता है, तो उनके लिए जो है 5 ईयर प्लान किया जाता है। मतलब 5 ईयर में वो लोग क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या गोल्स उन लोग रखे हैं। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो जो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, मतलब कॉलोनाइजेशन का हिस्ट्री को अगर हम देखें तो जो रिसोर्स रिच जो रीजन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बस इंडिया ही जो है कॉलोनाइज होता है, दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देश भी कॉलोनाइज होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया खुद भी कॉलोनाइज हुआ था, यूएसए खुद भी कॉलोनाइज होता है, अफ्रीका के भी बहुत सारे देश जो है कॉलोनाइज हुए थे। तो ये सब जो कॉलोनाइज हुए थे इनका मेन रीज़न क्या था, रिसोर्स जो है उसे मेन रीज़न माना गया था कॉलोनाइजेशन करने के लिए। और बस रिसोर्स रहने से ही कुछ नहीं होगा, हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट, मतलब हमारे ह्यूमन के पास वैसे टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वैसे इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जिससे से कि हम रिसोर्स का बेस्ट यूज़ कर पाएँ, उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो इंडिया के या फिर जो अफ्रीका के जो लोगों थे, उन लोगों को मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर, मतलब जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ जो होते थे, जो इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ जो होते थे, वो लोग सोचते थे कि ये सब कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ को वो लोग कॉलोनाइज कर रहे हैं वो लोग प्राइमेटिव है, वो लोग बैकवर्ड है, वो लोग रिसोर्स कॉन्जर्वेशन, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जानते नहीं है, इसीलिए वो लोग आ गए और कॉलोनाइज कर दी हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंडिया में जो कोल, आयरन और कॉटन एक्सेट्रा ये सब जो रिसोर्सेस है, इससे से ही जो ब्रिटेन का जो कॉटन इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन के जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ा ग्रो हो पाया। सो कॉन्जर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का बात करें तो कॉन्जर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हम जो है बार मतलब रिसोर्सेज को रिसाइकल नहीं करते, रिसोर्सेज को रीयूज़ नहीं करते, और इससे जो है रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज जो है घटते घटते ख़त्म होने के ऊपर है। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ये कहता है कि हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को जो रिसाइकल और यूज़ करना चाहिए, और मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनसे कम से कम वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और वो चाहते थे जैसे मास प्रोडक्शन नहीं हो कि प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। मतलब एक ही आदमी जो है बहुत सारे ज़्यादा प्रोड्यूस ना करके बहुत सारे जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब मास लोगों को लेके प्रोडक्शन हो। मीनिंग आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मतलब इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ही आदमी के या फिर कुछ लोगों के हाथ में ही पूरे रिसोर्स नहीं जाना चाहिए, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए वो रिसोर्स जो है काम में आना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि मतलब कैसे करके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को ग्लोबल लेवल में लिया गया, तो सबसे पहले क्लब ऑफ रोम जो है 1968 को इसे एडवोकेट किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है एडवोकेट किया था। उसके बाद तो सब्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट जो आपका स्टूमेचर जो है वो गांधीन फिलोसॉफी, मतलब स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और गांधी जी जो प्रोडक्शन बाय द मासेस चाहते थे उसे उसने एडवोकेट किया स्टूमेचर ने इन दी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद 1987 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इन आवर कॉमन फ्यूचर, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है हमारे वर्ल्ड का, चाहे वो किसी भी रीजन का आदमी क्यों ना हो, उनका फ्यूचर जो है वो कॉमन है, एक ही जगह में जाके वो मिलेगा।
इसीलिए 1987 को बहुत सारे लोगों ने आवर कॉमन फ्यूचर में एडवोकेट किया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो वाला सेम ही है। फिर उसके बाद जो आइकॉनिक जो आपका रियो de जेनेरो अर्थ समिट हुआ था 1992 को, इसमें एजेंडा 21 के बारे में बताया गया था, जैसे कि मैंने पहले आपको पढ़ा था। तो इसमें हर एक कंट्री के लोगों के लिए हर एक कंट्री का गवर्नमेंट जो है अपना एजेंडा 21 फॉर्मुलेट करेगा, ताकि 21st सेंचुरी में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए। तो बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। तो लैंड रिसोर्स जो है तो फाइनाइट रिसोर्स होता है, लेकिन ये हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के लिए होता है, क्योंकि हम अपने बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ब्रिजेस, ऐसे ऐसे बहुत कुछ हम बनाते हैं, और हम अभी भी अपने ही ज़मीन में बैठे हुए हैं, या फिर लैंड में ही बैठे या फिर खड़े हुए हैं। तो इंडिया में जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग तरह के होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेटूज होते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया कि 43% ऑफ इंडिया इज़ इन प्लेन्स, 30% इज़ इन माउंटेन्स एंड 27% इज़ इन प्लेटूज। तो जो माउंटेन्स का जो एरिया होता है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, और वहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो प्लेटू होते हैं वहाँ पे मिनरल रिसोर्स रिच होते हैं, फिर फॉरेस्ट भी मिलते हैं। और जो प्लेन्स होता है वो एग्रीकल्चरली रिच एरिया होता है। तो बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन का। लैंड यूटिलाइजेशन भी जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, कहीं पे फॉरेस्ट होता है, कहीं पे बैरन लैंड होता है, कहीं पे कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है, कहीं पे नेट सोन एरिया होता है, कहीं पे आपका जो ग्रेजिंग लैंड होता है, ऐसा तो बहुत सारे तरह के लैंड रिसोर्सेस होते हैं। तो अगर फॉरेस्ट का पहले यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं फॉरेस्ट का। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में क्या क्या आता है, जो आपका बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप होता है उसे हम लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बोलते हैं। फिर बैरन लैंड जिसमें आता है, और अलग अलग तरह के लैंड आते हैं। बैरन लैंड मतलब जहाँ पे कि खेती नहीं किया जा सकता। फिर उसका बाद आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। उसमें परमानेंट पेस्चर आता है, मतलब जहाँ पे हमेशा से पेस्चर रहता है, जहाँ पे कि गाय बकरी आपके जो कैटल रिसोर्सेस है वो ग्रेज कर पाएंगे। फिर उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मतलब जो ट्री क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि कोई नारियल उगाया, कोई आम उगाया, तो ये जो ट्री क्रॉप्स होते हैं उसे हम लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में, मतलब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर उसे लाएंगे। फिर उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जैसा कि मतलब उसमें हम कल्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो वाला 5 साल से वो बंजर पड़ा हुआ है, बैरन पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फिर उसके बाद फैलो लैंड्स आता है। फिर इसके बाद अगर हम फैलो लैंड का बात करें तो यहाँ पे करंट फैलो आता है। करंट फैलो मतलब जो सा कि 1 और <1 एग्रीकल्चरल एरिया, मतलब 1 साल से या फिर उसके कम से बंजर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अडल्ट एंड करंट फैलो में 1 से 5 साल के अंदर जो सब जमीन जो है बंजर पड़े हुआ है, जिसमें हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन 1 से 5 साल के अंदर वो बंजर पड़ा हुआ है, इसे हम अदर करंट फैलो में बोल सकते हैं। फिर उसके बाद नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे एक ही साल में 2 या फिर उससे ज़्यादा जो है कल्टीवेट किया जाता है, एक ही दो, मतलब एक बार या फिर 2 बार जो इसे कल्टीवेट किया जाता है उसे हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। और वो नेट सोन एरिया उसके बाद जो उसके साथ जो कल्चरेबल जो वेस्टलैंड होता है उसे मिला के हम लोग जो है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। सो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो इंडिया में जो है लैंड यूज़ का जो पैटर्न है वो क्यों मतलब अलग अलग होता है। तो ये जो लैंड रिसोर्स का जो पैटर्न होता है, मतलब लैंड यूटिलाइजेशन का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग तरीके से, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, आपका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वहाँ का रिसोर्स, फिर वहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर, ये सब में भी रोल प्ले करता है आपका लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो हमारे इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब इंडिया का जो एरिया है वो है 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। और उसमें से हमें बस 93% का ही जो है लैंड रिसोर्स पैटर्न जो है हमें पता चला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सब जगह का जो सर्वे नहीं किया गया है। फिर आपका जो POK अक्साई चीन, मतलब जो पाकिस्तान और चाइना ने जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन्स को कैप्चर करके रखा है, उसके बारे में भी हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 1960, 1961 और 2014-15 के अंदर लैंड यूज़ पैटर्न में कितने अलग अलग चेंजेस हैं। जैसे फॉरेस्ट एरिया जो है वो थोड़ा बड़ा है, आपका जो नेट सोन एरिया है वो थोड़ा घट गया है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के एरिया भी थोड़ा घट गया है। फिर आपका पेस्टोर लैंड भी जो है थोड़ा घट गया है। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब जिसमें अलग अलग तरह के जो अदर दैन
जो अलग अलग जो चीज़ों में रहता है, मतलब जो सा कि एग्रीकल्चर को छोड़ के जो अलग अलग यूजेस में आता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब का भी जो एरिया जो है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया जो है वो 33% हमें गोल करना चाहिए, जो सा कि 1952 को नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत किया गया था कि 33% ऑफ द कंट्री शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो वो वाला जो है 23% में रह गया है। फिर आपको जो पेस्चुअर लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा घट गया, लेकिन दूसरी तरफ कैटल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो हमें ग्रेजिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा असुविधा देखना पड़ता है, और इसीलिए ओवर ग्रेजिंग भी होता है, जिससे से कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। उस लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम थोड़े आगे ही पढ़ने वाले हैं। सो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि जो लैंड जो होता है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड जो है वो अलग अलग तरीके से डिग्रेड होता है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब एरिया को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग आता है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो कैटल पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन पेस्चुअर लैंड जो है वो घट जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब एरिया में मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जंगल काटने पड़ते हैं। फिर माइनिंग के बाद जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर आपका जो पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ये सब जगह में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फिर ओवर इरिगेशन जो है उसके लिए भी जो है लैंड डिग्रेडेशन बहुत मात्रा में देखा गया। और अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के लैंड डिग्रेडेशन भी देखे जाते हैं। कहीं पे अर्थक्वेक के लिए भी लैंड डिग्रेड होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है उसके लिए भी लैंड डिग्रेड होता है। ऐसे सब तरह तरह के लैंड डिग्रेडेशन जो है हमारे इंडिया में देखे जाते हैं। तो कॉन्जर्व करने का मेजर्स क्या होगा, यहाँ पे हमें शेल्टर ट्रीज लगाने पड़ेंगे। जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे मतलब धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसीलिए लैंड इरोजन हो जाता है, मतलब सॉइल इरोजन हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो वहाँ पे शेल्टर बेल्ट यानी कि ट्रीज़ का लाइन लगाना है, पेड़ों का लाइन लगा देना, जिससे से कि जो विंड का जो प्रेशर है वो वाला कम जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, फिर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, लिमिटेड यूज़ मतलब ज़्यादा भी पानी नहीं छोड़ देना चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड में। ये सब जो है कुछ मेथड्स होते हैं जिससे से कि हम लैंड डिग्रेडेशन को टैकल कर पाए। तो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।